चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है इफ फार्मूला उसको कवर करेंगे। इफ फार्मूला का एक डेमो देखेंगे। डेमो देखने के बाद इस फंक्शन को किस प्रकार से हम इसका सिंटैक्स टाइप करें, किस प्रकार से हम इसको सिंटैक्स को कंप्लीट करें और किस प्रकार से इसके थ्रू हम रिजल्ट को कलेक्ट करें, ये सब जान लेंगे आज के सेशन में। मगर उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था, जो कुछ फंक्शंस को हमने विद डेमो यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसके बारे में 2 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने कॉनकैटनेट ये जो फॉर्मूला है इसका एक्सप्लेनेशन किया था। इसका एक एग्जांपल भी कल यहाँ से मैंने शो किया था आपको। तो आप में से कोई भी अपने साइड का जो साउंड है उसको अनम्यूट करके कॉनकैटनेट के बारे में आप मुझे बताओगे कि ये फॉर्मूला जो होता है ये हमें क्या प्रेजेंट करता है। आप में से कोई भी खुद का जो साउंड है वो अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो, ताकि सब लोगों को अपना जो कम्युनिकेशन है वो सुनाई दे। कल के लेक्चर में जो लोग प्रेजेंट थे उसमें से कोई भी एक अपने साइड का आवाज अनम्यूट करेगा और मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा। तो क्या है कॉनकैटनेट? मैं वेट कर रहा हूँ, आप में से कोई भी बोल सकता है। ऐसे मैं पर्टिकुलर किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, आप में से कोई भी बोल सकता है। कल बहुत लोग प्रेजेंट थे इसमें से। कल अंजलि थी, मुस्कान थी, शुभांगी थी, कल्याणी थी। जो लोग कल थे उनके लिए मैंने कहा है, कल जो एब्सेंट थे उनके लिए नहीं। चलिए सर, 2 अलग-अलग जो नाम होते हैं उसको एक जगह लाते हैं इसमें। बराबर है। तो एक सेल में ला जाता है। एक सेल में लाते हैं। करेक्ट आंसर है। मुस्कान ने जो बताया वो करेक्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्कैटनेट का जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन से क्या होता है कि मान लो कि आपका जो डेटा है, जो नाम है, वो क्या है कि अलग अलग सेल में, एक सेल में आपका फर्स्ट नेम है, दूसरे सेल में लास्ट नेम, मिडिल नेम है, तीसरे सेल में अगर लास्ट नेम है, तो इन ये 3 सेल में अलग अलग डेटा है। अब इन 3 सेल में जो अलग अलग डेटा है, उन सभी डेटा को एक सेल में लाने के लिए हम कॉन्कैटनेट इस फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, ताकि हमें अपना जो टाइपिंग का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर 3 सेल का डेटा एक सेल में लाना है तो आपको पर्सनली उसको उसको खुद होके टाइप करना पड़ेगा कि पहले सेल में क्या डेटा है, दूसरे सेल में क्या डेटा है। मगर इस फंक्शन से आपका तो पहले तो टाइपिंग का टाइम बचता है, और जो आपको अलग वर्क करना पड़ता है, इस सेल का डेटा लाओ उस सेल में कॉपी पेस्ट करो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप इस फंक्शन को यूज करते हो तो आप डायरेक्टली कि कितनी भी सेल का डेटा एक सेल में आप उसको ला सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर वाला फंक्शन। प्रॉपर वाले फंक्शन में क्या होता है? प्रॉपर वाले फंक्शन में क्या होता है ये आप यहाँ पे बताएंगे मुझे, आप में से कोई भी। जैसे कि वर्ड फाइल में, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि वर्ड फाइल में एक ऑप्शन होता है चेंज केस वाला। चेंज केस से क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस हो, टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, उसका केस चेंज होता है। यानी कि वो कैपिटल लेटर में है तो हम उसको स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, या टॉगल केस में कर सकते हैं, या कैपिटल ईच वर्ड में भी कर सकते हैं, अपर केस सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लोअर केस सेंटेंस में भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि एक्सेल में आपको किसी सेंटेंस को उसका फॉर्मेट चेंज करना है, मीन्स उसका केस चेंज करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान लो कि आपका जो पूरा डेटा है वो स्मॉल केस में है, या पूरा डेटा जो है वो अपर केस में मीन्स कैपिटल केस में है, तो उसको चेंज करने के लिए आप इस प्रॉपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
जिस फॉर एग्जांपल पे मैंने लिखा है कि एक्स वाई जेड एम एन ओ, अदरवाइज एक्स वाई जेड एम एन ओ, ये कैपिटल ईच वर्ड के फॉर्म में हो या लोअर केस वाले फॉर्म में हो। यदि ऐसा अगर आपके इस फॉर्मेट में आपका डेटा है तो आपको ऐसे इस फॉर्मेट में यदि कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देख लेना एक्स वाई जेड पूरा कैपिटल है और यहाँ पे एक्स कैपिटल वाई जेड स्मॉल केस में है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो दूसरा एम एन ओ है, यहाँ पे पूरा कैपिटल फॉर्म में है, यहाँ पे स्मॉल फॉर्म में है। तो लिखते समय प्रॉपर सेंटेंस में अगर लिखना है तो आपको पहला किसी शब्द का पहला जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल फॉर्म में रहता है, प्रॉपरली वैसा लिखते हैं। तो इस यदि आपका डेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमने लोअर वाला देखा था, लोअर फंक्शन को देखा था। लोअर फंक्शन आप में से कोई भी अपने साइड का जो साउंड है उसको अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए कि लोअर केस से क्या होता है। लोअर केस बोल दो मुस्कान आप ही। सर वो अगर कैपिटल लेटर में हो तो वो स्मॉल लेटर्स में हो जाते, कन्वर्ट हो जाता है लोअर केस से। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही आपने बताया कि जो अपने पास डेटा जो होता है, यदि आपके डेटा जो कैपिटल फॉर्म में है उसको अगर आपको स्मॉल फॉर्म में करना है, लोअर केस में करना है, तो आप वहां पे लोअर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो अपर वाला फंक्शन है। इसमें क्या होता है, यदि आपका डेटा लोअर केस में है तो उसको अपर मींस कैपिटल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस फंक्शन की मदद से वो डेटा को अपर फॉर्म में कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, इक्वल टू साइन लगा दीजिए और बाद में जो फंक्शन नेम है उसको टाइप करो और बाद में जिस सेल में आपका डेटा है उस सेल को सेलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करो, तो ये फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में हमने डेटेड इफ का वाला फंक्शन देखा था। डेटेड इफ में क्या होता है, दो डेट के बीच का अंतर, डिस्टेंस कितना है, ये यदि आपको काउंट करना है तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। कल हमने डेमो देखा था, दो डेट ली थी, स्टार्ट डेट और इन डेट। उन दो डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, उन दो डेट के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है और उन दो डेट के बीच में कितनी ईयर्स का डिफरेंस है, ये यदि आपको कैलकुलेट करना है तो हम डेटेड इफ वाला फंक्शन यूज करते हैं। जनरली बैंक में ये यूज होता है। ये पहले ही मैंने आपको कहा था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, या कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे भी ये फंक्शन यूज किया जाता है अपना टोटल ईयर्स, टोटल मंथ्स, टोटल डेज निकालने के लिए। ठीक है, ये जो होता है डी एम वाई, इसको क्या कहेंगे, कल मैंने एक प्रॉपर वर्ड आपको बताया था, क्या कहेंगे इसको, डी एम वाई को यदि हम इन्वर्टेड कॉमा में उसको शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे इसको। इंटरवल। बराबर है, इंटरवल्स कहेंगे। जो कुछ हम इन्वर्टेड कॉमा में इस सिंटैक्स, इस फंक्शन के सिंटैक्स में जो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में उसको कहा जाता है इंटरवल्स। ओके, याद रखना, एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला या क्राइटेरिया हम जब देते हैं, फॉर्मूला में कोई भी नाम या कोई अक्षर या वर्ड हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको कहा जाता है इंटरवल्स। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द है, याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है, इंटरवल्स। और फॉर्मूला फंक्शन के हिसाब से इंटरवल्स कुछ भी हो सकते हैं, मगर उनको इंटरवल्स कहा जाता है। यहाँ पे डेटेड इफ में डी एम वाई, ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये इस फंक्शन के सिंटैक्स के इंटरवल्स है। ओके, तो इंटरवल शब्द याद रखना, उसी के कोड लैंग्वेज में उसको यूनिट भी कहा जाता है। ओके, तो ये फंक्शंस विद डेमो हमने कल देखे थे। आज हम क्या करेंगे, ये जो सबसे डिफिकल्ट है ये इफ वाले फंक्शंस, इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ।
क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मार्कशीट को मैं जनरेट करता हूँ ताकि हम इस फंक्शन को अच्छी तरह से समझ सके। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे। हम यहाँ पे मार्कशीट को जनरेट करेंगे। ओके, और कौन है हमारे साथ, आप में से किसी का नाम मैं यहाँ पे, रजनी, जयश्री, ठीक है, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने 5-6 लोगों का नाम यहाँ पे इंटर किया है। मान लो कि मुस्कान को अकाउंट में 85, अंजलि को 78, विजय को 89, इंद्राणी को 88, रजनी को 45, जयश्री को 50। अब CSS में हम देखेंगे, उसके बाद PBO का भी हम इंटर करेंगे। कुछ मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए हैं, ये आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं है, जस्ट एग्जांपल है ये। इसको थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। हम इंडिविजुअल यहाँ पे मैं फॉर्मूला के हिसाब से ये जनरेट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी, फंक्शन को अप्लाई करेंगे। फंक्शन, अब इफ का फंक्शन समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे जनरेट किया है। तो इफ क्या है, इफ एक कंडीशन है, इफ एक लॉजिकल सिचुएशन है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए सिंटैक्स एक्सेल में, ताकि हम उस लॉजिकल सिचुएशन के बेस पर जो डेटा है उसके बारे में कुछ डिसीजंस ले सके। इफ क्या है, एक लॉजिकल कंडीशन को एनालिसिस करने का तरीका है। अब इफ वाला जो फंक्शन है वो लॉजिकल केस या लॉजिकल कैटेगरी जो है फॉर्मूलाज की, फंक्शंस की, उसके अंदर आने वाला ये एक फंक्शन है। ओके, फॉर्मूला में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लॉजिकल वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लॉजिकल वाला है। ये देखिए ना, फॉर्मूला टैब में ये लॉजिकल वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर इतने सारे जो आपको नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लॉजिकल फंक्शंस है।
इनको कुछ क्राइटेरिया की जरूरत होती है, इनको एक पर्टिकुलर सिंटैक्स की जरूरत होती है, चाहे वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अपने डेटा के हिसाब से हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, क्राइटेरिया कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया हमने दिया है उसके बेस पर इनको कंपैरिजन करता है। आपने स्टैट में प्रोबेबिलिटी का अगर आपको चैप्टर था तो आपने वो पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है, संभावना कैसी होती है, 50-50%। यदि कोई घटना घटने की संभावना कैसी होती है, 50% पॉजिटिव होती है और 50% निगेटिव भी होती है। तो उसके अनुसार ये जो लॉजिकल फंक्शन जो है वो काम करता है। आप क्राइटेरिया किस प्रकार से, किस हिसाब से, किस मेथड से देते हो, किस व्यू से देते हो, इस उस व्यू के हिसाब से ये जो फंक्शन है वो रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है। अब हमने जस्ट समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट एक मार्कशीट को यहाँ पे मैंने जनरेट किया है, एक डमी मार्कशीट है, तो उसको इस फंक्शन को यूज करते हैं इस डमी मार्कशीट में। अब पहले वाले इसमें मैं फंक्शन को यूज करता हूँ। ओके, तो हमें इफ फंक्शन यूज करना है। देख लेना इसका सिंटैक्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। आपको तो पता है कि मान लो कि हम क्या करते हैं कि अकाउंट का पासिंग क्राइटेरिया अलग है और सीएफएस का पासिंग क्राइटेरिया अलग है। सीएफएस में 35 मार्क्स का क्राइटेरिया हम लगाएंगे और अकाउंट में जिन स्टूडेंट को 50% से 50 मार्क या 50 से अधिक मार्क्स कलेक्ट हुए या ऑब्टेन किए जिन स्टूडेंट ने, वो पास है। और 50 के नीचे जो जिसके मार्क्स है वो एब्सेंट है या उसको हम कहेंगे फेल है। तो ऐसा हम लॉजिकली क्राइटेरिया बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम, अकाउंट में जिस स्टूडेंट को 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो पास है। तो इसके अगेंस्ट इसका निगेटिव क्राइटेरिया क्या होगा, जिस स्टूडेंट को 50 या 50 के नीचे जितने मार्क्स मिलेंगे वो सब क्या है, फेल है। तो हम इस प्रकार से इसका लॉजिकल क्राइटेरिया बना सकते हैं इफ फंक्शन को यूज करने के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इफ फंक्शन का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू साइन प्रेस करता हूँ, उसके बाद में इफ फंक्शन इफ फंक्शन नेम टाइप करता हूँ, लिस्ट में से इफ फंक्शन को कर देता हूँ। अब इसका क्राइटेरिया या इसका जो सिंटैक्स है वो देख लेना। इफ इन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट ब्रैकेट कॉमा इन ब्रैकेट वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अब ये जो सिंटैक्स आपको क्या बता रहा है, चलो आपको इफ फंक्शन अगर यदि यूज करना है तो सबसे पहले मुझे लॉजिकल टेस्ट बताओ, किस टेस्ट के आधार पर मैं पूरे डेटा का एनालिसिस करूं, ये सिंटैक्स आपको बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले इस सिंटैक्स को या इस फंक्शन को आपको लॉजिकल टेस्ट प्रेजेंट करना होगा, उसको लॉजिकल टेस्ट देना होगा, ताकि उसके बेस पर वो लॉजिकल टेस्ट सही है या नहीं है। यदि सही होती है तो उसको क्या कहेंगे और यदि गलत होती है तो उसको क्या कहेंगे, इसका भी हमें प्रॉपरली उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिंटैक्स उसको टाइप करके देना पड़ेगा उस फंक्शन को। ओके, अब यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था उस क्राइटेरिया को हम यहाँ पे इस सिंटैक्स में टाइप कर देंगे। लॉजिकल टेस्ट, पहले तो लॉजिकल टेस्ट देना है। क्या देना है, अकाउंट में, तो अकाउंट में जितने मार्क्स है तो सबसे पहले अकाउंट के मार्क्स जो फर्स्ट स्टार्ट होता है उसको क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट दे देंगे। क्या, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, जिसको अकाउंट सब्जेक्ट में 50 के आगे या 50 मार्क्स है, 50 के आगे या ऊपर या 50 मार्क्स है, वो क्या है, उसको क्या करेंगे, ये तो हो गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। और यदि ये सच होता है, जिसको अकाउंट में 50 या 50 से अधिक मार्क है,
तो उनको क्या कहेंगे, हम पास करेंगे। तो पास के लिए इन्वर्टेड कॉमा में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास ये वर्ड लिखना होगा। ओके, अब ये तो हो गया पहला वैल्यू। अगर क्राइटेरिया अपना सच होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पास होगी। अगर अगर ये क्राइटेरिया या टेस्ट यदि गलत होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। तो फेल के लिए इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना पड़ेगा फेल। ओके, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। तो आप, मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा में पास एंड इन्वर्टेड कॉमा में फेल ये जो दो नाम लिखे हैं, इन्हीं दो नामों को या इन्हीं दो वर्ड को कहा जाता है इंटरवल्स। ओके, तो इंटरवल्स हमने दिया एक, यदि वैल्यू सच होती है, क्राइटेरिया की एक वैल्यू यदि सच होती है तो उसको हम कहेंगे पास। अगर क्राइटेरिया की वैल्यू सच नहीं होती है तो उसको हम कहेंगे फेल। मींस ये तो हो गया क्राइटेरिया। अब यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस मेरा कंप्लीट होता है तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये पास आया है। क्यों आया है ये पास, क्योंकि मुस्कान को 50 या 50 से ज्यादा मार्क है, मींस टोटल उसके मार्क्स है 85। तो ये तो 50 के आगे हो गया, इसलिए तो ये मुस्कान अकाउंट में पास हो गई। तब अब जो नेक्स्ट है अंजलि का, अगर देखना है तो उसके लिए फिर से हमें फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जिस स्टूडेंट के मार्क्स अकाउंट में 50 या 50 से अधिक है वो तो पास हो गया, मगर जिसके मार्क्स 50 से कम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है फेल से। ओके, तो ये जस्ट एग्जांपल मैंने लिया है, कोई अकाउंट में फेल नहीं होता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। मैं फिर से यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला आपको लगा के फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर दिया। हम क्या करेंगे, हम CFS को ऐसा क्राइटेरिया लगाएंगे कि जिस स्टूडेंट को 35 या 35 से अधिक मार्क्स मिले हैं वो क्या है, पास है। और जिस स्टूडेंट को 35 या 35 से कम मार्क है या 35 से कम मार्क है वो फेल है। ऐसा हम एज ए क्राइटेरिया, ऐसा एक लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, अब ये सेट करने के बाद ऐसे हमने जस्ट मन में सेट किया तो ऐसा अप्लाई नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसमें प्रॉपरली ये सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेट किया जाता है वो हम फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो CFS के लिए हमने 35 का क्राइटेरिया लगाया। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे इफ फंक्शन का नेम टाइप करता हूँ। लिस्ट में से जो इफ फंक्शन है उसको डबल क्लिक कर देता हूँ। ये आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट किस सब्जेक्ट के बारे में देना है मुझे, ये CFS के बारे में। तो CFS वाले कॉलम में जो पहले लिस्ट में जिसका पहला नाम है या CFS में लिस्ट में जिसको पहले मार्क हमने दिए उसको, उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल क्राइटेरिया दे देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, 35 से। ये हो गया। हमें इस पूरी डेटा में से क्या सर्च करना है, पूरी रेंज में से किसको 35 और 35 से अधिक मार्क्स है। ओके, ये सेट हमने किया है। अब ये सेट हमने करने के बाद यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ेगा और यदि ये सच होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पास। तो पास यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ। ऐसा यदि मैं लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अब ये तो वैल्यू एक हो गई। अब दूसरी एंगल से क्या है, यदि किसी स्टूडेंट को 35 से कम मार्क मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम फेल कहेंगे। तो फेल भी हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। और पूरा सिंटैक्स खत्म होने के बाद एक साइड से तो ब्रैकेट हमने लगा दिया था, तो दूसरे साइड से ब्रैकेट लगाना बाकी है। तो हम दूसरे साइड से ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे। इससे पहले ये ओके, तो दूसरे साइड से हम ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आ गया पास वाला। अब क्या करूंगा, मैं हर एक लिस्ट में से जिन जिन लोगों के नाम है सबको यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा,
एक को देने के बाद मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके यहाँ तक उसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन पास है और कौन फेल है। तो यहाँ पे अंजलि को छोड़ के बाकी सब पास है। अंजलि को सीएफएस में 34 मार्क्स है, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया लगाया था वो क्या है, 35 का था। 35 के नीचे जिनको मार्क्स मिलेंगे वो उसको फेल कर दो या फेल रिजल्ट बताओ, ऐसा हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था उसी के बेस पर ये रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब आप में से कोई भी मुझे अपने साइड का जो आवाज है उसको अनम्यूट करो और इस इफ फंक्शन के बारे में आप मुझे बोल दो क्या करना है, कैसे सिंटैक्स को लिखना है, कैसे हम लॉजिकल क्राइटेरिया को सेट करेंगे और किस प्रकार से हम इसका सिंटैक्स कंप्लीट करेंगे। ये आपके साइड से आप मुझे बताओगे, कोई भी बता सकता है जिसको ये समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो हम फिर से और एक एग्जांपल ले लेंगे, कोई बात नहीं है, मगर आपको बोलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पीबीओ के लिए क्राइटेरिया लगाएंगे एक फंक्शन के थ्रू। चलो आप में से कोई भी अपने साइड का आवाज अनम्यूट करो। ज्ञानेश्वर, शुभांगी, रजनी, प्रियंका, मुस्कान, जयश्री, इंद्रायणी, अंजलि। कोई भी बोल सकता है किस प्रकार से हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं आपका, आप में से कोई भी बोल सकता है। चलो अंजलि, मुस्कान, तो बोल देना आप में से कोई भी। सर इज इक्वल टू इफ उसके बाद में ब्रैकेट फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। हाँ, अब पीबीओ को हम क्राइटेरिया देंगे, पीबीओ वाले सब्जेक्ट को इसको दे दिया हमने क्राइटेरिया, ठीक है। तो हाँ अब क्राइटेरिया क्या देना है हमें, लॉजिकल टेस्ट क्या सेट किया है आपने, किसको फेल करेंगे और किसको पास करेंगे, उसका मिनिमम 35 को पासिंग, 35 को पासिंग करना है। आप 30 को भी कर हाँ सकते हैं, 40 को भी कर सकते हैं, 50 को भी कर सकते हैं। तो आप बोल देना किसको करूं मैं, 35 को। ठीक है। तो ग्रेटर देन इज इक्वल 35, ओके। उसके बाद में कॉमा, करेक्ट, और उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, ओके पास, फिर कॉमा, नहीं वही इसका ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा तो हाँ उसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा ना सर। हाँ ठीक है, फिर ये उसके तो बाद में इसको कॉमा, हाँ, फिर ठीक है। कॉमा, और फिर उसके बाद में फेल, फिर उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बराबर है। अब इसको फेल और इसका और डबल फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट, कॉमा, हाँ कंप्लीट, और ब्रैकेट भी कंप्लीट, ब्रैकेट भी कंप्लीट। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, और इंटर इंटर। देख लेना, यहाँ पे फेल आ गया पहला ही। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया अभी मुस्कान ने सेट किया था उसके हिसाब से पीबीओ इस सब्जेक्ट में जिसको 35 मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स मिले हैं वो पास होगा, और जिसको 35 या 35 से कम मार्क्स मिले हैं वो फेल होगा। ऐसे क्राइटेरिया हमने फर्स्ट वाले लिस्ट में जो फर्स्ट डेटा है उसको हमने लगाया था। अब उसको लगाने के बाद हमें उसके नेक्स्ट वाले डेटा को फिर से फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन यूज करके इसको यहाँ तक छोड़ देंगे एंड पॉइंट तक,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट मुस्कान को पीपीयू में 33 मार्क्स होने के कारण यहाँ पे फेल रिजल्ट आया है। इस फंक्शन में हमें फेल रिजल्ट दिया है। अब बाकी लोग जो है वो पास दिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इफ फंक्शन का। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया जो लॉजिकल टेस्ट देनी है वो अपने मन में पहले सेट करना पड़ेगा कि कैसे मैं इसका एनालिसिस करूं। वो सेट करने के बाद, वो मन में डिसाइड होने के बाद आपको इस फंक्शन के सिंटैक्स में उसको लिखना पड़ेगा। अब मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन 35 भी लिख सकते हैं या लेस देन इक्वल टू 35 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसको हम जस्ट यदि मैं यहाँ पे जस्ट इसकी जो सिंटैक्स में जो ये साइन है ग्रेटर देन का साइन जो है, इसको यदि मैं लेस देन कर देता हूँ तो इसका मीनिंग भी चेंज होगा और इसका रिजल्ट भी चेंज होगा। देख लेना यहाँ पे पूरा फेल हो जाएगा। देख लेना जो फंक्शन मैंने किया था सब पास हो जाएगा सब। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसको 50 से कम मार्क है वो पास है और जिसको 50 से अधिक मार्क है वो सब फेल। यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने चेंज कर दिया तो ऐसा रिजल्ट आ गया। तो क्राइटेरिया देते समय या लॉजिकल टेस्ट देते समय आपको बहुत ही सावधानी से उसको लिखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट का पता चले। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आप किस प्रकार से क्राइटेरिया लगाते हो, रिजल्ट लगाते हो, इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। हम थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेंगे। इफ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फंक्शन इन एक्सेल, सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर फंक्शन है ये इफ फंक्शन एक्सेल में। It helps to make logical comparison between a value and what you expect. इस फंक्शन की मदद से आप लॉजिकल कंपैरिजन कर सकते हो आपकी वैल्यू और आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है उनको कनेक्ट करना या उनको कंपेयर करने के लिए इस इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपने अपने मन में जो एक्सपेक्ट किया था कि 35 के आगे जो है वो पास, वो आपके एक्सपेक्टेशन है, उसके बेस पर इस लॉजिकल फंक्शन ने, इस इफ वाले लॉजिकल फंक्शन ने कंपैरिजन करके एनालिसिस करके आपके सामने उसको यानी कि रिजल्ट को प्रेजेंट किया था। द फंक्शन नीड्स लॉजिकल टेस्ट एंड टू वैल्यू दैट इन ट्रू एंड फॉल्स। इस फंक्शन के लिए सबसे पहले तो लॉजिकल टेस्ट या क्राइटेरिया की जरूरत होती है। जो क्राइटेरिया हमने लगाया था ग्रेटर देन इक्वल टू 35 50 वगैरह, वो हो गया लॉजिकल टेस्ट या क्राइटेरिया। उसके साथ यदि वो क्राइटेरिया या लॉजिकल टेस्ट यदि सही होती है तो उसको क्या कहेंगे, यदि गलत होती है तो उसको क्या कहेंगे। ऐसे ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू भी इस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने पास और फेल ये जो इंटरवल्स लिखे थे, ये इंटरवल्स भी इस फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। ओके, the function compares the logical test statement and returns two result, one is true and another is false। अब ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन लॉजिकल टेस्ट को कंपेयर करने के बाद या स्टेटमेंट को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आपको प्रेजेंट करता है, तो वो दो फॉर्म में रिजल्ट प्रेजेंट करता है। एक तो उस क्राइटेरिया के पॉजिटिव साइड से और उस क्राइटेरिया के निगेटिव साइड से। मींस